कमेटी की बात केवल पेंशन को इंक्रीज करने की नहीं थी। हाई पावर कमेटी ने अपने 8 पॉइंट पे विषय कहे थे, जिसमें पहला लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ पेंशन फंड, उसकी सुरक्षा के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। दूसरा जो मंथली पेंशन है, मैंने आपको पहले कहा वो फंड के माध्यम से कंट्रीब्यूशन से होती है। तीसरा जो विषय है पीरियड ओवर विच द एवरेज पेंशनेबल सैलरी इज कैलकुलेटेड, उसके लिए हमने काफी सुविधाजनक काम किए। लेकिन ये ओपीएस जो दिख नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर को जो रैली हुई थी उसने ये बताया कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये मुद्दा बड़ा बन सकता है जब चुनाव आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार है लगभग वहां पे पुरानी पेंशन लागू कर दी गई। क्या केंद्र सरकार के लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये लड़ाई उतनी आसान है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी है, तो दोस्तों ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आज पूरे देश में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इस लिस्ट के आधार पर आप सभी को कितनी और कब पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें 7,500 प्लस डीए के साथ साथ 15,000 रुपए की जो सैलरी लिमिट खत्म कर दी गई थी, उसको लेकर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईपीएफओ के मेंबर को जो अपनी सैलरी है, अपनी पेंशन जो कंट्रीब्यूशन सैलरी के आधार पर कैसे मिलेगी, बेसिक प्लस महंगाई भत्ता कैसे मिलेगा और पेंशन बढ़ोतरी का जो लाभ है वो किस आधार पर दिया जाएगा, इसके यहाँ पर पूरी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि केवाईसी नहीं करवाने के कारण यहाँ पर 12,000 से भी ज्यादा पेंशनर्स की जो पेंशन है वो एक ही जिले के अंदर रुक चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक ही जिले के अंदर 12,000 से भी अधिक पेंशन धारकों की पेंशन रुकी है, तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे देश में कितने पेंशन धारकों की पेंशन रुक सकती है ई केवाईसी के कारण। इसीलिए दोस्तों, केवाईसी को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। तो एक एक करके सारी खबरों को हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको ये मालूम चलेगा कि आखिर आप सभी की पेंशन को लेकर बड़ा क्या हुआ है। साथ ही दोस्तों, आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन 9,000 रुपए प्लस डियरनेस अलाउंस और जो मेडिकल फैसिलिटी है उनकी डिमांड को लेकर जो राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ था, राज्यसभा के अंदर आपकी जो मांग रखी गई थी, उनके बारे में क्या निर्णय आया वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप वीडियो को इससे पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए खबरों की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्यसभा के अंदर क्या क्या मांगे रखी गई। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के अंदर इल्माराम करीम जो कि केरल से लगते हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु के सुगमम द्वारा हजारों पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए जो मिल रही है, 1,000 से जो कम मिल रही है, उसे बढ़ाने के संदर्भ में बड़ी मांग उठाई गई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 9,000 रुपए प्रति माह करने का यहाँ पर मांग की गई है। जी हाँ, 9,000 रुपए पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा पेंशन धारकों और उनके परिवार को दी जाए, इस प्रकार की मांग राज्यसभा के अंदर उठाई गई। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के मामले का जो निर्णय आया था उसमें यहाँ पर श्रम मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की दिनांक 4/11/2022 की और साथ ही साथ 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना के आधार पर जो निहित कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, उन्हें आखिर किस प्रकार का लाभ मिलेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जो जांच है वो हाल फिलहाल में चल रही है और श्रम मंत्रालय को ये फैसला लेने में देरी इसीलिए होती है दोस्तों, क्योंकि अभी उस मामले की जांच चल रही है। इस आधार पर कैसे पेंशन मिलेगी, कैसे नहीं होगा, इसके बारे में फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। तो ये इस मामला जो है, ये जो पेंशन लिमिट जो थी 9,000 रुपए की पेंशन करना, साथ ही साथ जो 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को सही रूप से लागू करने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार ने यह बताया है कि श्रम मंत्रालय के द्वारा इसमें यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया है कि उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद यहाँ पर सभी के लिए लागू किया जाएगा। लेकिन पेंशन धारकों की तो मांग यही है कि जल्द से जल्द पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ही पेंशन धारकों को सही से पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। इस प्रकार का आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों,
बात करें आप सभी के लिए, जो हाल ही फिलहाल में अभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया था T20 की सबमिट के बाद में, यहाँ पर आप सभी के लिए लेटर भी जारी किया गया था। उस लेटर के अंदर भी आप सभी की जो मांगे थी वो रखी गई थी सरकार के सामने। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो नई प्रकार की लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट के आधार पर आपको पेंशन कैसे मिलेगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो नई लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में आप सभी की जो पेंशनेबल सर्विस है, यानी कि आपने कितना योगदान किया, योगदान के आधार पर पेंशन का विभाजन यहाँ पर किया गया है। पेंशन आपको योगदान के आधार पर ही मिलेगी, न कि आपको फिक्स पेंशन मिलेगी, क्योंकि ये एनपीएस सिस्टम है। इसमें एनपीएस सिस्टम में जो पेंशन होती है वो योगदान के आधार पर मिलती है, बल्कि जो ओपीएस होता है उसमें आपको फिक्स पेंशन मिलती है, आधी पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर जो पेंशन है वो आपको फिक्स पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन योगदान कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन मिलेगी। तो किसने कितना कंट्रीब्यूशन किया तो कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप ध्यान से देखें कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसके बाद आपकी जो पेंशन है वो कितनी बनेगी। देखिए, नॉर्मल सबसे कम जो कंट्रीब्यूशन की एज मानी जाती है वो दोस्तों 10 से 15 साल के बीच की मानी जाती है। अगर आपने 15,000 रुपए की जो सैलरी लिमिट पहले थी उसी के आधार पर 10 या फिर 15 साल का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के अंदर किया है, तो यहाँ पर आपको जो पेंशन है वो दोस्तों 2,000 से लेकर 3,500 रुपए के बीच में मिलेगी। लेकिन ये मिलेगी कैसे? 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर मिलेगी। अगर 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट हटा दी जाए, आपकी जो सैलरी है वो 25,000 है, तो यहाँ पर आपको 5,000 तक पेंशन मिलेगी। सैलरी 50,000 है तो यहाँ पर 10,000 तक की भी आपको पेंशन मिलेगी। और 75,000 अगर किसी की सैलरी है, कोई भी उसके अंदर लिमिट नहीं है, तो आपको यहाँ पर 15 से 16,000 रुपए की भी पेंशन देखने को मिल सकती है। ये हो रही है बात दोस्तों 10 से 15 साल का कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों की। अब बात करते हैं कि 20 से 25 साल वाले जो लोग हैं, 20 से 25 साल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, उनकी जो पेंशन है वो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर उन्होंने योगदान किया तो कितनी मिलेगी। अब 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर आपने योगदान किया और आपने जो योगदान है वो 20 से 25 साल तक किया, तो आपको जो पेंशन है यहाँ पर वो दोस्तों 4,700 रुपए से लगाकर 5,800 रुपए के बीच में मिलने वाली है। ये पेंशन का फिक्स तो नहीं है, लेकिन इतनी आपको पेंशन मिलेगी। भाई दोस्तों, बात करें कि अगर आपने कोई सैलरी लिमिट के आधार पर योगदान नहीं किया है, आपने उच्चतम सीमा के आधार पर योगदान किया है, तो यहाँ पर जो आपको पेंशन है वो दोस्तों 7,000 रुपए से लगाकर 9,500 से भी अधिक मिलने वाली है। इस प्रकार का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही साथ बात करें कि उच्चतम कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूशन किया है, मान लो कि 30 या फिर 35 साल जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो दोस्तों 30 या फिर 35 साल कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को जो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट थी उसी के आधार पर अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको फिक्स पेंशन 7,500 मिल जाएगी। लेकिन आपने फिक्स पेंशन के लिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से अधिक किया। मान लो आपकी जो सैलरी थी वो 50,000 रुपए थी या फिर 25,000 रुपए थी, आपने उसके आधार पर कंट्रीब्यूशन किया है, तो 25,000 रुपए की सैलरी वालों को अधिकतम जो पेंशन है वो 12,500 रुपए यहाँ पर मिलेगी। और 50,000 रुपए वाले सैलरी वाले लोगों को जो है वो पेंशन यहाँ पर 25,000 रुपए तक मिलेगी। ये ओपीएस की तरह ही कुछ समझा जा रहा है, लेकिन ये सर्कुलर जो है वो हाल फिलहाल में जारी किया गया है, ऐसा आप सभी के लिए लागू नहीं किया गया है। ये सर्कुलर अभी आपके लिए सामने आया है। ये कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, इस पर अभी श्रम मंत्रालय ने कोई भी स्पष्टीकरण जो है वो जारी नहीं किया गया है। इसके लिए यहाँ पर लगातार पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एनएससी की जो राष्ट्रीय कमांडर है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग मीटिंग से कर रहे हैं। देश में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी सरकार को दे रही है कि अगर सरकार ने पेंशन नहीं बढ़ाई तो एक बार फिर से सरकार को अब के इस चुनाव का ध्यान रखना होगा या फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन पेंशन धारकों ने अब जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा है 2024 का लोकसभा चुनाव। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है पेंशन धारकों को अपनी मांगे मनवाने का। पेंशन धारक ये निश्चित कर चुके हैं कि जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। और पेंशन धारकों के कहे अनुसार पेंशन धारक लगातार हमें कमेंट के थ्रू बताते हैं कि उन्हें जो नॉर्मल पेंशन है वो 1,000 रुपए किसी को 2,000 रुपए, किसी को 4,000 रुपए, इससे ज्यादा पेंशन नहीं मिलती है। नॉर्मल पेंशन इतनी ही मिलती है। अगर सरकार ने फिक्स उनकी पेंशन नहीं बढ़ाई तो 2024 के चुनाव में वो वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी को वोट देंगे, बल्कि बीजेपी को नहीं देने वाले। क्योंकि अगर पेंशन की मांगे मंजूर नहीं की गई तो इस सरकार को वोट नहीं देंगे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पेंशन की मांगे मंजूर होनी चाहिए? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंजूर होगी? आप किस आधार पर वोटिंग करेंगे? इसके बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। पेंशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आने वाले वीडियो में भी आप सभी को पेंशन से रिलेटेड हर छोटी और बड़ी खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।